ओके, आज स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, उसके बाद सेकंड लॉ क्या है, इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले वीडियोस में। अगर उसको आपको देखना हो तो उसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो जाइए आप लोग उस वीडियो को देखिए और कैसा है ये हमें ज़रूर बताएं आप लोग। सो आज का टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको थोड़ा धीरे धीरे समझना है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स है। अगर हम फास्टली आपको इसको हैंडल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको धीरे धीरे थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या होता है। बाकी जो पहले नियम हैं और दूसरे नियम हैं उसको तो हमने बारीकी से समझ रखा है। अब तीसरे नियम की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो इसके पहले जो आपका डिफिनेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे आप कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे कि आपका आगे बढ़ना या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्स बना रखा है, ये नाव के ऊपर जंप लगाना। जब आप नाव आके आपके किनारे पे लग जाती है तो इसके ऊपर से जंप लगाकर जब आगे की ओर आप चले जाते हैं। उसके बाद से इस रॉकेट का उड़ना, देन आपके गन से बुलेट का निकलना। ये जो भी एक्शन है, बुलेट का निकलना, आपका जंप करना, रॉकेट का उड़ना, या फिर हमें एक नॉर्मल जो हम लोग वॉकिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा पैर का फोर्स पृथ्वी के ऊपर लगता है, ये एक्शन, ये सभी एक्शन में क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं वो भी चीज़ क्या करता है, हमारे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा बारीकी से क्या करते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका गन है। अब देखिए गन में क्या होता है कि यहाँ से आपका ये बुलेट निकला, इस जगह से आपका ये बुलेट निकला। तो जब ये बुलेट निकला होगा तो गन ने क्या किया होगा, इस बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया होगा। क्या किया होगा? एक फोर्स लगाया होगा। तो बोलने का मतलब यही है, न्यूटन्स ने तीसरे नियम में यही बताया कि गन ने जब बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाया तब बुलेट ने भी जितना फोर्स के साथ गन ने इसको धक्का दिया था, उसी फोर्स के साथ बुलेट ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया। उतना ही फोर्स के साथ बुलेट ने भी इसको गन को धक्का दिया। ठीक है, ये इधर डायरेक्शन में लगाया तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था फोर्स। ठीक है, देखिए इसके अनुसार मैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये सब कुछ बता रहा हूँ आपको। इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए ये एक नाव है और इस नाव के ऊपर से एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने पैर से इस नाव के ऊपर जब उछला होगा तो क्या किया होगा, एक फोर्स लगाया होगा। इस पोजीशन पे क्या किया होगा, एक फोर्स लगाया होगा। तो जितना फोर्स इसने नाव के ऊपर लगाया, नाव ने भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। इसने नीचे की ओर फोर्स लगाया इस पे, जैसे कि नीचे नहीं, इसको इधर साइड से जा रहा है तो ऐसे फोर्स लगाया, और इसने भी क्या किया, इधर साइड से इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसके अपोजिट वाले ऑब्जेक्ट से भी लगता है। अब जैसे यहाँ रॉकेट वाले केस में हम लोग देखते हैं, रॉकेट के पीछे से जो ये फ्यूल ऐसे करके निकलते हैं स्मोक के रूप में और फायर के रूप में आपको दिखाया जाता है, तो ये क्या करता है, नीचे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर पार्टिकल्स जो भी होते हैं उसके ऊपर ये क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एयर भी इसके ऊपर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से इसी नियम से रॉकेट जो होता है उड़ते हुए ऊपर जाता है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से इसमें क्या होता है कि बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो F1 है वो F2 के बराबर होते हैं। मतलब कि एक्शन का जो फोर्स है वो रिएक्शन के फोर्स के बराबर होता है। और माइनस साइन मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसने उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। और भी बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग जब वॉक करते हैं तो वॉक करने समय क्या होता है कि ये सपोज हमारा पैर है, तो जैसे ही हम लोग अर्थ के ऊपर नेक्स्ट जाने के लिए इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर इस तरह से
फोर्स लगाते हैं, अर्थ भी हमारे तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यही आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। इसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, सबसे पहले आपको मोमेंटम जानना जरूरी है, और मोमेंटम मैंने आपको वीडियोस में बता रखा हूँ कि आपको अगर वीडियो देखना हो तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिए हुए हैं, तो आप लोग जाकर जरूर उसको देखें। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से उसको बताया है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखिए आपको ध्यान देना है, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ड्यूरिंग एनी कोलिजन, देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड कर जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कि ये जितने भी टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले वाला, ये कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन के जितने भी मोमेंटम होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा सा इसको ठेठ भाषा में अगर बोला जाए तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई गेंदा है, कोई बॉल है, कोई गेंद है। इस गेंद से क्या करते हैं, ये एक गेंद ट्रेवल कर रहा है और एक और गेंद ट्रेवल कर रहा है, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाला गेंद जो है थोड़ा तेज ट्रेवल कर रहा है। और एक समय क्या होगा कि अगर ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो है, तो एक समय ना एक समय ये जाकर टकराएगा, और जब ये बॉल इसके ऊपर टकराएगा तो क्या होगा, ये कि थोड़ा तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा तेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था सेम उसी डायरेक्शन में एक बॉल से इसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स लगा। ठीक है, तो ये और फास्ट हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला बॉल, ये बॉल क्या करेगा, आगे तो जरूर फास्ट हो जाएगा, लेकिन जितने फोर्स पीछे वाले बॉल ने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ये क्या करेगा, पीछे वाले पर भी लगा देगा। जो इसका स्पीड उसमें गेन हुआ था, इसमें वही स्पीड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो बोलने का मतलब तो यही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही समझते हैं कि आपका किस तरीके से मैंने ये फिगर बना के आपको समझाया। मान लीजिए कोई एक ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, और दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलिजन के बाद पहले इसका E1 वेलोसिटी था और U2 वेलोसिटी था इसका। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाती है V1 और V2। क्लियर है। हमको क्या प्रूफ करना है, M1E1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। सर ये क्या है, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। क्लियर है। टोटल मोमेंटम आपको मैंने बताया था मास इंटू वेलोसिटी, मास M1 इंटू E1, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है E1, प्लस इसका मोमेंटम क्या है M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। इस तरीके से आप समझ गए कि टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग प्रूफ करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। बाय थर्ड लॉ ऑफ नियम के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता रखा है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी कि एक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। सेकेंड लॉ के हिसाब से देखें तो आपने पढ़ रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। क्या पढ़ा आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। क्लियर है। उसके बाद चलिए F1 यहाँ पर देखते हैं तो फोर्स वन सबसे पहले फोर्स किसके ऊपर लग रहा है। इस केस में आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ए वाला जो बॉल है सबसे पहले इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। समझ में आया कि नहीं। तो ये फास्ट चल रहा है तो इसके ऊपर क्या करेगा, धक्का लगाएगा कहीं ना कहीं। तो जब यहाँ पर कोलिजन होता है दोनों के बीच में, तो ये क्या करता है, सबसे पहले बी के ऊपर फोर्स लगाता है। तो F1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, M2 इंटू A2, M2 बी वाले के ऊपर सबसे पहले फोर्स लग रहा है ना, इसका मास क्या है M2 इंटू A2। क्लियर है। एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू M1 इंटू
A1, यानी कि इसके बाद क्या करता है, B ने भी इसके ऊपर फोर्स लगा देता है। चल भाई तुमने मुझे टच किया, मेरे को धक्का दिया, अब मैं भी तुमको धक्का दे रहा हूँ, और उसके बाद B वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इसमें मैंने माइनस लगाया, क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन जो है ना, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस आपको लगाया है, यहाँ पर भी माइनस लगाया हूँ। आगे देखते हैं, एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यहाँ पर आपको पता होगा। सो m2 इंटू एक्सीलरेशन को मैंने v2 माइनस u2 अपॉन टी लिख सकता हूँ ना यहाँ पर। सर ये t कहाँ से आया? जब यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा तो कोई ना कोई टाइम टेकन तो हुआ होगा, वही टाइम यहाँ पर है, इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से मैंने एक्सीलरेशन को ऐसे ऐसे करके लिख दिया। क्लियर है? चलिए, यहाँ t से क्या हुआ, t गोल हो गया, t से t गया, बच गया आपके पास क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद वो लिखा है, आपको इतना तो ज़रूर आता होगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, v1 वाले को एक तरफ लाया है, u1 u2 वाले को एक तरफ ले गया है, और ले जाने के बाद ये आप देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ जो करना था हमारे सामने आ चुका है। इस तरीक़ा से आप प्रूफ कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सर एग्जाम में क्या ऐसे ही लिखेंगे? नहीं, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा एज ए स्टेटमेंट के तौर पे। वी टेक अ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इनिशियल वेलोसिटी इज u1 एंड u2, फाइनल वेलोसिटी इज v1 v2, इस तरीके से करके आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए आपका लास्ट में क्या है कि मैं बता देता हूँ, ये जो गन वाला है इसको रिकॉइल वेलोसिटी, मजल फोर्स, ये सब करके बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इसको मैं बता देता। रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी को समझते हैं कि रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी क्या होता है आपका। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक गन का पिक्स बना रखा है, चलिए इसको देखते हैं। इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गन के अंदर जो है ये बुलेट है। शुरुआती तौर में जब आप गन को, ये ट्रिगर को दबाए नहीं रहते हैं, जब शुरू में आप लोड करते हैं, तो शुरुआती तौर में आप ये देखते हैं कि गन में जो ये बुलेट है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है, और गन का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी बुलेट का आगे की ओर जाना, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन बुलेट जब ये लगता है तो, और गन का पीछे आना क्या कहलाता है, रिकॉइल फोर्स ऑन गन। तो इसीलिए जो गन के ऊपर फोर्स लगता है उसको रिकॉइल फोर्स बोल देते हैं, या रिकॉइल वेलोसिटी। उसके बाद जो ये आपका बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगता है इसको हम लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं। इसीलिए इस टॉपिक में है रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी। देखिए इसको समझते हैं कि इस सिचुएशन में आपका कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला है क्या हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और गन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन जिस तरीके से जब ये फायर होते हैं, जब ये फायर होता है, आप ये ट्रिगर दबाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, और आपका गन जो होता है बैक साइड में पीछे की ओर क्या करता है, आपके कंधे के ऊपर धक्का लगाता है, या फिर हाथ से आप इस तरह से फायर करते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगाता है। अब देखिए फिल्म वगैरह आप देखते हैं, बड़ा आसानी से क्या होता है कि ऐसे हीरो आता है, ऐसे फायर करता है दोनों हाथ से, इतना बड़ा बड़ा गन लेकर, स्टेन गन लेकर, ये सब कुछ को लेकर एक हाथ से इस तरह से करके फायर कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है फायरिंग करना, सो बहुत मुश्किल काम है वो, बहुत ज़्यादा उसके लिए भी फोर्स या एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहती है हमारी बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल कोलिजन, यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है गन के बीच में और बुलेट के बीच में, उसके पहले की अगर हम लोग टोटल मोमेंटम देखते हैं तो मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इस तरीके से करेंगे तो आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाएगा इज इक्वल टू
मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर कोलिजन की बात ये कर रहे हैं, प्लस मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ये आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम हो गया और ये आपका बिफोर कोलिजन का क्या हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया। लेकिन इस केस में देखिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो जीरो जीरो से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म इधर का जीरो हो जाएगा। तो इस रिक्वायल वेलोसिटी में आप सीधी सीधी ये लगा सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एम बी वी बी प्लस एम ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिक्कत है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू जीरो। आप ये सीधा सीधी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको कैसा ये टॉपिक लगा, मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया। अगर कुछ गलती है उसमें तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।